नमस्कार, मैं मनु पवार। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। प्रतीकों के जरिए परसेप्शन के बड़े खेल होते हैं, नैरेटिव तैयार होते हैं। जैसे हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या वाले इलाके में हार गई, या इसी साल जुलाई महीने में बीजेपी बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में हारी, तो एक नया परसेप्शन बनने लगा। बड़े तंज कसे जाने लगे कि राजनीतिक हिंदुत्व को हथियार बनाने वाली पार्टी अयोध्या और बद्रीनाथ तक में हार गई। अब तो एक और चुनाव का बिगुल बज चुका है जिसका बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है, और वो है केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव, जहां 20 नवंबर को वोटिंग होगी और रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। ऐसे में केदारनाथ की राजनीतिक लड़ाई का मिजाज समझना जरूरी है। इसके लिए मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत, जो कि उत्तराखंड में राजनीति के खेल को बड़े लंबे समय से देख और समझ रहे हैं और उस पर लिखते रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो अपनी तीखी और बेबाक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए वो बड़े चर्चित रहे हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ जब केदारनाथ से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया था, तो उनके खिलाफ मुकदमा भी हो गया था। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बहाने बातचीत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत से, और उनसे समझते हैं कि इस उपचुनाव में आखिर किसका क्या दांव पर लगा है और ये चुनाव किधर जाता दिख रहा है। तो गजेंद्र रावत जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। धन्यवाद। अयोध्या बद्रीनाथ के चुनाव के बाद अब बारी आ गई है केदारनाथ की, और केदारनाथ सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि राजनीति में इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत है। बीजेपी के जो सुप्रीम लीडर हैं और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, खुद केदारनाथ के एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देखे जाते हैं। तो बीजेपी इस चुनाव को लेकर कितनी सतर्क और कितनी चौकन्ना दिख रही है आपको, राउत जी? दरअसल सबसे पहले तो वो बात मैं नहीं स्वीकार कर सकता कि मोदी जी जो है केदारनाथ के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। ये जरूर है कि उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या ध्रुवीकरण के लिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसके लिए केदारनाथ का भी इस्तेमाल किया। और ये पहला अवसर है कि हमने केदारनाथ में एक जनसभा होते हुए देखी और वहां पे टेलीप्रॉम्प्टर लगते हुए भी देखा है। ये जो है ये दूसरा फैक्ट है। जहां तक केदारनाथ उपचुनाव का सवाल है, ये चुनाव सिर्फ एक सामान्य चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये उपचुनाव पद और प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया है। जिस प्रकार आपने कहा कि भाई अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, ये जो प्रकरण है अब केदारनाथ तक आ गया है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा जो है सजग है। और उसी का जो परिणाम है वो ये है कि जितने लोग 2022 में चुनाव लड़े थे, तो कांग्रेस को छोड़कर वो सारे लोग जितने भी थे बीजेपी के अलावा भी, वो सब के सब अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो उनकी जो तैयारियों का आलम है वो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो पिछले 2022 के चुनाव में जो वोट पड़ा था, उसमें से 20 पॉइंट कुछ परसेंट जो है कांग्रेस को था और 36% के आसपास जो है भाजपा को था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप इंडिपेंडेंट्स को भी जोड़ दें, जो आम आदमी पार्टी जो जितने लोग लड़े थे उन सबको जोड़ के ये सारा परसेंटेज जो है भाजपा अभी 71% वाले सब लोगों को अपने साथ जोड़ चुकी है। यानी कि 2022 में 71% वोट जिन जिन लोगों को पड़े, बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोगों को, जो इंडिपेंडेंस पे थे, वो सब भाजपा में है। साथ में कर्नल कोठियाल भी वहां पर है, जो वो भी केदारनाथ पुनर्निर्माण का बड़ा ठेका उनको दिया गया है। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा वो हुआ करते थे, लेकिन अब वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी में प्रवक्ता भी बन गए हैं। दूसरा एक और नाम आपने कुलदीप रावत का भी सुना होगा। कुलदीप रावत जो 13,000 के आसपास वोट लाए थे, वो भाजपा में है। आज 4700 के करीब वोट जो सुमन तिवारी आम आदमी पार्टी से लेकर आए थे, वो भाजपा में है। एक देवेश नौटियाल है, 3000 के करीब वोट उनको लाए थे, उनको भी जो है भाजपा में शामिल कर दिया गया। भाजपा के लिए ये चुनाव करो और मरो का हो गया, और ये चुनौतियां इसलिए बढ़ गई हैं कि इनसे जो पूर्व में गलतियां हुई है, कि जिस प्रकार से आपको ध्यान होगा कि केदारनाथ मंदिर की दिल्ली ब्रांच खोलने का जो कुप्रयास किया गया, उसको लेकर बहुत जो है इनको मुंह की खानी पड़ी, और उसके कारण बहुत जो है वहां पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला। दूसरा, वहां पर एक ड्राइव चलाया गया अतिक्रमण हटाने के नाम पर,
और चोपता से लेके पूरे चार धाम यात्रा को लेकर आपने देखा कि जो हमारे जो पहाड़ के जो लोग छोटा छोटा रोजगार स्वरोजगार कर रहे थे, वहां बुलडोजर चला दिया गया कि भाई हाई कोर्ट का आदेश है, इसलिए वो जो है वो लोग बेरोजगार हो गए। तीसरा, जो केदारनाथ का जो वहां पर मास्टर प्लान लेकर आए, उस मास्टर प्लान से वहां के हक हकूकदारी, वहां के पंडित पुरोहित पुजारी, वहां का जो मूल निवासी है, मतलब उस आदमी का नक्शा पास नहीं हो रहा, जो हमारा पहाड़ का आदमी वहां का मूल निवासी है, और बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनके नक्शे खटाखट वहां जो पास हो रहे हैं, उसको लेकर वहां वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। केदारनाथ में जो सोना चोरी की बातें जो थी, जो 228 किलो सोने की बातें थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर बड़े बड़े अखबारों में हमने 230 किलो सोना भी पढ़ा था, वो सोने का मुद्दा आज भी वहां खड़ा है। तो गजेंद्र भाई, आप कह रहे हैं कि लगभग बीजेपी ने लगभग 71% जो वोट है वो अपनी तरफ खींच लिया है, जो आप बता रहे हैं कि फला आदमी वहां आ गया, फला आदमी वहां आ गया। लेकिन कई बार राजनीति में सीधा गणित भी नहीं चलता, जमीन पे कुछ और चलता है। तो क्या बीजेपी ये मान बैठी है कि जितने हमारे जो प्रतिद्वंदी थे, या जितना जो है मैदान हमने किसी के लिए खुला छोड़ा नहीं है, तो क्या बीजेपी इतने से आश्वस्त है इतने भर से? दरअसल उनके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। जिस प्रकार से वहां पर अतिक्रमण के नाम पर लोग परेशान रहे, जिस प्रकार से वहां पुनर्निर्माण को लेकर आज परेशानी है, जिस प्रकार से वो सोना चोरी को लेकर जो बड़ा मामला है उसको लेकर दिक्कतें हैं, तो इन्होंने ये इस बात पर फोकस किया कि हर वहां पर एक एक जो पट्टी पकड़ ली, गांव के लोग पकड़ लिए, और इस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई अब तक जितना खराब हुआ हुआ। मतलब जिस समय ये अतिक्रमण वाला ड्राइव वहां चल रहा था, तो हमने देखा कि उस दौर में ना तो वहां शैला रानी रावत गई, ना वहां आशा नौटियाल गई, ना वहां कुलदीप रावत गए, कोई भी वहां ये लोग नहीं थे, क्योंकि इन्होंने ये मान लिया कि सरकार ये सब कर रही थी, इसलिए चुप रहने में फायदा है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग सरकार में जाकर मिल लिए। इसलिए आज चुनौतियां बढ़ी है। और जिस प्रकार से आपको ध्यान होगा, बद्रीनाथ चुनाव के दौरान भी मैंने देखा कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, और हमने देखा कि जो बहुत सीनियर लोग थे जो आपके साथ चर्चा करते थे, वो बताते थे कि राजू भंडारी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा बहुत मजबूत है, पूरी ताकत उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है, बीजेपी का संगठन है, राजू भंडारी के पैसे उनके पास है, तमाम तरह की बातें आपके सामने लोग बोलते थे। तमाम जर्नलिस्ट को मैंने सुना है आपके सामने बोलते हुए, मतलब कोई बोलता ही नहीं था कि राजू भंडारी हार सकते हैं। लेकिन जब जनता है, जब जनता अपना निर्णय देती है, तो जनता ने वो निर्णय तब भी दिया जब पुष्कर सिंह धामी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने एक रैली में अपना भाषण दिया था कि यहाँ 4 इंजन लगने वाले हैं, डबल इंजन की सरकार है, वो खुद मुख्यमंत्री होकर यहाँ काम कर रहे हैं। जो वहां महेंद्र भट्ट जो पहले विधायक हुआ करते थे, वो राज्यसभा चले गए, और उन्होंने कहा जो राजू भंडारी है वो आने वाले समय में जो है मिनिस्टर हो सकते हैं। तो इस सारी बातों को कहने के बावजूद आप वहां 7-8 हजार वोट से चुनाव हार जाते हैं, तो इसका मतलब आप जनमत को भांप नहीं पाए। इसलिए इस समय जो तैयारियों का आलम है वहां पर चल रहा, वो इस प्रकार का है कि अभी पिछले 1-1.5 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने, मुझे लगता है तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर कर दिए हैं, और टेंडर की प्रक्रिया के को आगे बढ़ाने के साथ साथ वहां पर मतलब जैसे मुख्यमंत्री की घोषणा हो रही है, तो साथ साथ पैसा भी जारी हो रहा है, तत्काल वो काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब उन्हें पता तो चल गया मतलब कि देवेश नौटियाल को कहां पर इस्तेमाल करना है, सुमंत तिवारी की कौन से ठेके से काम चलेगा, कर्नल कोठियाल कितना करोड़ का काम करेंगे ताकि जो है वहां चीजें मैनिपुलेट होंगी, और आशा नौटियाल से लेके और जो शैला रानी रावत की बेटी है, उन सब लोगों को लेकर जो है इसी प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है। गजेंद्र भाई, आपने कहा कि जो अतिक्रमण के नाम पे लोगों को उजाड़ा गया, लोकल लोगों को, विधायक नहीं पहुंची, बाकी नेता नहीं पहुंचे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो लोग है, हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, उनकी स्मृति जो है वो कमजोर होती जा रही है, वो याद नहीं रखते हैं। तो क्या वो चीजें अभी तक याद होंगी? क्या लोगों को वो दर्द, वो दुख याद है अभी तक, या चीजें और हो गई हैं? वो सारे इश्यूज आज भी खड़े हैं। निश्चित रूप से सरकार ने पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखाई है, और जिस प्रकार से गढ़वाल के कमिश्नर ने वहां बड़े स्तर पर जो है जनता दरबार लगाए, कई कई सारे गांवों को लोगों को जोड़ते हुए उनसे बाकायदा पूछा गया कि बताइए आपके गांव को क्या चाहिए, आपके ब्लॉक में क्या चाहिए, जिला पंचायत लेवल पर क्या चाहिए, और मतलब 100 करोड़ रुपए से ऊपर का तो इतना सारा वहां के कामों के लिए जारी कर दिया गया, ये बड़ी बात है। जो जिस प्रकार जनता की स्मृति का सवाल है, तो जनता ने ये भी देखा कि जब आप राजू भंडारी मॉडल अपनाएंगे, जब आप करतार सिंह भड़ाना जो मॉडल आप लेकर आए हैं, तो क्या वो सारी बातें स्वीकार की जाएंगी? वो लोगों के जो रोजगार थे उन पर जो एक प्रकार से कुठाराघात किया गया, और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में आपका बुलडोजर खराब हो गया, गणेश जोशी आ गए कि हाँ जो है नहीं हटाया जाएगा अतिक्रमण, तो आपने अपना जो अतिक्रमण जो अभियान था वो रोक दिया।
लेकिन अगर पहाड़ के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चूंकि राजू भंडारी तो कुछ महीने पहले निकले थे, राजू भंडारी उससे पहले वहां उनके साथ एज एमएलए काम कर रहे थे, उन्हीं के सामने इतनी सारी बातें की कि भाई विकास की गंगा बह जाएगी और 4 इंजन वहां लग जाएंगे। तो 4 इंजन पर भी जब बगल में बद्रीनाथ के लोगों ने ट्रस्ट नहीं करा, तो इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती है, और इन्होंने पिछले कुछ समय से जो अपने महामंत्री हैं यहाँ पर आदित्य राम कोठारी, उनको परमानेंट वही कैंप करवाया हुआ है। वहां पर 5 मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई है। मिनिस्टर्स ने बाकायदा मंडल लेवल पर जाकर जो है वहां पर लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। जो गढ़वाल के कमिश्नर है वो काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में, जिस प्रकार से आपने देखा होगी अभी कुछ दिन पहले 8-10 करोड़ रुपए वहां लोगों के अकाउंट्स में भी गए, उनको बताया कि आपदा पीड़ित जो जो इन लोगों को नुकसान हो गया, इतनी तेजी से काम होता हुआ इसीलिए दिखाई दे रहा है कि उनको मालूम है कि अगर केदारनाथ की सीट खिसक गई तो निश्चित रूप से सरकार के लिए जो है असहज करने वाली स्थिति होगी। तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि इतना सब कुछ झोंक दिया गया है, या इसका मतलब ये है कि सरकार को कोई डर है अभी, मतलब अभी भी कोई डर है, उस डर से निपटने के लिए हर वो इंतजाम किए जा रहे हैं जो किए जा सकते हैं। मनु भाई, इस प्रदेश में, इस देश का कोई टीवी चैनल, कोई अखबार कि कहीं पर मैंने आज तक ये नहीं सुना कि बद्रीनाथ और मंगलौर के चुनाव हारने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, किसी टीवी चैनल ने, किसी अखबार ने उनका कोई बयान दिखाया हो, उनका कोई वर्जन दिखाया हो, कोई नहीं। मतलब कोई पूछने वाला भी नहीं है। जब आज हम कह रहे हैं कि भाई केदारनाथ को लेकर चर्चा हो रही है, पूरे देहरादून में जो है, हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार आने को लेकर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। आप बिस्मिल्लाह पुल पे जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं आप देहरादून में हरियाणा पहुंच गए हैं, ऐसा लग रहा है कि यहीं की जो है सरकार बन गई है। इतना जबरदस्त यहाँ माहौल है। तो अगर आज की तारीख में जिस दौर में मीडिया के ऊपर बड़े गंभीर सवाल है, कोई भी मीडिया हाउस ऐसा नहीं बचा जिसने पुष्कर सिंह धामी से पूछा हो कि भाई अगर आप बद्रीनाथ और मंगलौर हारे तो इसके कोई एक आध कारण तो बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम इसकी कमेटी बना रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। तो जहां तक आपका डर का जो सवाल है, अगर डर नहीं होता तो निश्चित रूप से जो तेजी दिखाई दे रही है ये ना होती। और आज भी जो बड़े गंभीर सवाल केदारनाथ में है, वो सबसे बड़ा ये कि एक तरफ तो अजेंद्र अजय वहां खुद ही जो है टिकट मांग रहे हैं, कर्नल कोठियाल टिकट मांग रहे हैं। और उत्तराखंड के लोगों को अच्छी तरह याद है कि कर्नल कोठियाल जब 2013 से लेकर लगातार वहां पुनर्निर्माण और केदारनाथ में काम कर रहे थे, तो अजेंद्र अजय रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो कहते थे इस कर्नल कोठियाल ने सारे घोटाले कर दिए, सारा पैसा खा दिया, लूट खा लिया। इस प्रकार की बातें अखबारों में बड़ी छपी हुई है। अभी भी अगर आप गूगल करके जाएंगे तो दिखाई देगा कि किस प्रकार का द्वंद्व चल रहा है। लेकिन अब चूंकि सब लोग एक ही पार्टी में शामिल हो गए, आप सुमंत तिवारी का और इन्हीं का झगड़ा अगर उठा के देख लेंगे, सैला रानी रावत का, इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ कितने गंभीर आरोप लगाए। आशा नोटियाल से आप पूछ लीजिए कि जब आप चुनाव मैदान में जाती थी तो आप सैला रानी रावत के लिए क्या बोलती थी, आप सुमंत के लिए क्या बोलती थी, आप देवेश नोटियाल के लिए आपकी क्या बातें थी, ये सब सामने है। ये वो तमाम इश्यूज हैं कि वहां जो केदारनाथ के जो लोग हैं वो इस बात को भी नोटिस कर रहे होंगे कि जो लोग कल तक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे वो एक मंच पर कैसे खड़े हो गए। और अगर एक मंच पर आप अपने स्वार्थों के लिए हुए, अगर ये भी लग रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर वहां काम बांट दिए गए हैं, सिंचाई विभाग के ठेके हो रहे हैं, लोक निर्माण विभाग के हो रहे हैं, पुलों के लगातार जो है प्रक्रियाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की बात हो रही है, और बड़ी संख्या में आपदा राहत मद से भी बहुत बड़ी संख्या में वहां जो है बजट एलोकेट किया गया है। ये सब कुछ दर्शाता है कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है। मैंने कहा नहीं, पद और प्रतिष्ठा दोनों से जुड़ा हुआ है। अगर इस बार भी कुछ बद्रीनाथ या मंगलौर जैसी कोई स्थिति हो गई तो निश्चित रूप से सरकार के लिए, बीजेपी के संगठन के लिए, ये अपने आप में मुझे लगता नहीं कि वहां दिल्ली जाकर जब कब ये है और दोबारा मोदी के दरबार में फोटो खींचने का किसी को जो है अवसर मिल सकता है। गजेंद्र भाई, आपने मंगलौर का जिक्र किया और बद्रीनाथ का जिक्र किया, तो करीब 3-4 महीने गुजर चुके हैं उस चुनाव से। उसका ताप अभी बचा हुआ है, या तब से गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी में बहुत पानी बह चुका है, या अभी उस इम्पैक्ट है उस चुनाव नतीजे का? हाँ, उसमें एक बड़ी जो नई बात देखने को मिली वो ये दिखने को मिली कि जो कांग्रेस के लोग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा में पूरा दिन रात पसीना बहाकर, पूरा जोर लगाकर, पूरे षड्यंत्र करके अपनी पार्टी को हराने का काम किया, चाहे वो सैलजा थी, चाहे सुरजेवाला थे, चाहे हुड्डा थे, जिस प्रकार की गुटबाजी आपने वहां देखी। इस प्रदेश में भले ही कांग्रेस के 20 विधायक बचे हों, लेकिन जो अभी गुट है, जो गुटबाजी है, वो 40 गुट है। आपको यहाँ जब आप आओगे तो आपको जो है देहरादून में करण महारा गुट अलग दिखाई देगा, प्रीतम सिंह का गुट दिखाई देगा,
आपको हरीश रावत का दिखाई देगा, आपको हरक सिंह का दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा गणेश गुदियाल के साथ भी कुछ लोग अब जुड़ रहे हैं, हालांकि उनको अध्यक्ष के रूप में ये बताते हैं कि बहुत कम समय काम करने को मिला। लेकिन ये निश्चित रूप से जो संजीवनी कांग्रेस को बद्रीनाथ और मंगलौर में मिली थी, उसके बाद हमने देखा कि हरक सिंह के बयान आ रहे थे कि उन्होंने बाकायदा इस बात को किसी टीवी चैनल में एडमिट कर रहे थे कि भाई मैंने तो जो है गणेश गोदियाल का साथ नहीं दिया लोकसभा में, और क्योंकि उन्होंने मेरे को हरिद्वार में जो है टिकट दिलाने में मदद नहीं करी, इसलिए जब सारे मंच पर आप ये बात कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से आएगा। अगर जो चीज आपने पाई थी बद्रीनाथ और मंगलौर, मतलब जो जनाक्रोश को आप कैश कर गए थे, जो जनता की भावनाओं को कैश कर गए थे, वो जो कांग्रेस की सिर्फ डबल है। और वो हमने तब भी देखी जब करण मारा हरिद्वार से लेकर केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल निकले थे। उस हाँ, केदारनाथ वो तो यात्रा बहुत को जब आप वो तो तब तो जी बहुत जोश था कांग्रेस में, लग रहा था कि जो है बहुत जोश हाई है। तो वो अभी बचा हुआ है या ठंडा पड़ गया है? उस जोश के साथ सबसे बड़ी बात थी, उस जोश के आयोजन के साथ जो करण मारा ने पहली लिस्ट जारी करी और बताया कि यात्रा में कौन कौन सा व्यक्ति कहाँ कहाँ पर रहेगा, तो उन्होंने उस लिस्ट में से मनोज रावत का नाम नहीं रखा। तो वो जानते थे कि मनोज रावत 2017 में विधायक थे, वो जो है सबसे प्रबल दावेदार है, तो मनोज रावत को हम्म। ठिकाने लगाने के लिए उनका नाम ही जो है लिस्ट से गायब कर दिया। और बाद में हमने करण मारा का बयान भी सुना, वो कह रहे थे कि मनोज रावत तो सिर्फ 300 किलोमीटर यात्रा में 3 किलोमीटर पैदल नहीं चले। तो ये दिखा रहा है कि जो आज झगड़ा सिर्फ यहीं पे नहीं है, बता रहे केदारनाथ में तो बड़ी गर्मा गर्म तू मैं हो गई थी रास्ते में रुद्रप्रयाग के कहीं, और जहां पर जो है मनोज रावत का टेंट लगा हुआ था वहां करण मारा नहीं गए। और जहां उनके जो जिलाध्यक्ष सजवान है उनके उनके साथ वो कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं। और पूरी यात्रा का लबोल हुआ अब ये निकल कर आया कि इस चुनाव इस यात्रा केदारनाथ यात्रा जो पैदल यात्रा कांग्रेस ने करी, उस यात्रा में सिर्फ टप्पो तो देखने को मिली, उससे और बड़ी बात ये देखने को मिली कि उस पूरी यात्रा में जो जिलाध्यक्ष को लेकर कहा गया था कि भाई उनको चेहरा बनाया जा सकता है करण मारा के एंड से, वो आते आते यात्रा खत्म होते होते वो जो है हरक सिंह में कन्वर्ट हो गई। और आज की तारीख में अगर करण मारा की चली तो आप ये मान के चलिए करण मारा की जरूर तो टिकट हरक सिंह रावत का होगा। और अगर गणेश गोदियाल की चली तो मुझे लगता है कि फिर तो जो उनके पिछली बार के जो हारे हुए कैंडिडेट है मनोज रावत, वो एक प्रबल दावेदार उनकी ओर से हो सकता है। तो मतलब बीजेपी से जब लड़ेंगे तब लड़ेंगे, पहले आपस में हिसाब कर लें। कांग्रेस का ये चल रहा है, मतलब आपस में हिसाब किताब कर लें एक दूसरे के खिलाफ। ये बात इधर भी है, ये दोनों तरफ है। ये इस प्रकार का अच्छा, जो उधर भी पैटर्न है। है ये इसलिए भी है क्योंकि हाँ। भारतीय जनता पार्टी की जो शैला रानी रावत की मौत हुई, तो इन बीजेपी के लोगों ने या कांग्रेस जितने भी लोग हैं इन्होंने ये एक मृतक आश्रित व्यवस्था इस प्रदेश में दी है जो बेहद घातक है। मतलब जो पार्टियां कहती है कि हम जो है कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं, उनके पास उस समय कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता, वो फिर उसके परिवार के लोगों को ढूंढने जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जिस प्रकार से शैला रानी रावत की बेटी ने दावेदारी की है और भगत सिंह कोश्यारी एक उनके प्रोग्राम में गए थे, मतलब एक प्रकार का इंडिकेशन भी है कि कोश्यारी जो गुट है वो चाहता है कि जो शैला रानी रावत की बेटी उनको टिकट मिले। लेकिन भाजपा के लोगों ने एक और पेंच उसमें फंसा दिया है। उनका कहना था कि अभी तक हमारे जितने विधायक मरे, वो चाहे महिला मरी पुरुष मरा, प्रकाश पंत मरे तो उनकी पत्नी को दिया। इसी प्रकार से जो ये बागेश्वर वाला चुनाव आपने देखा, चंदन राम दास की मौत हुई तो उनकी जो पत्नी थी, थराली के विधायक मरे तो उनकी पत्नी को दिया। उनका कहना है कि अभी तक तो सिर्फ पति पत्नी का मामला चल रहा है पार्टी में, परिवारवाद का जो लेवल है बीजेपी में पति पत्नी तक है। लेकिन चूंकि ये बेटी दावेदारी कर रही है, इसलिए ये इसमें एक नया पेज जोड़ा गया है कि हम बेटी को टिकट नहीं दे सकते। इसलिए वहां शैला रानी रावत की जो बेटी है वो एक दावेदार है, उन्होंने खुद कहा है कि भाई मेरी माँ का सपना है, मैं उन सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। आशा नौटियाल कह रही है मैं तो 2 बार विधायक रह चुकी हूँ, मुझे फिर मौका चाहिए। कर्नल कोटियाल कह रहे कि मैं तो यहाँ ठेकेदारी कर करके परेशान हो गया, तुम्हारे 2013 से लेकर अभी तक उन्हीं कामों पे लगा हुआ हूँ। सुमंत तिवारी के स्टोन क्रेशर से लेकर जो तमाम खनन के काम है वो प्रभावित ना हो, वो भी विधायक बनना चाह रहे हैं। जो देवेश नौटियाल है वो भी उसी काम पे लगे हुए हैं। और जो और बड़ा जो उनका एक फेस है अजेंद्र अजय, वो तो आपको मालूम ही है, वो तो बीकेटीसी के जो अध्यक्ष बनने के बाद उनके जो जलवे हैं, उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है तो वो चाह रहे होंगे कि इस बार अगर मौका मिल जाए तो एक बार वो जो विधायक बन जाएंगे। तो सिर्फ डबल टिकट को हम्म। लेकर दोनों ओरते हैं। असल हम्म। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना वही फार्मूला अपनाएगी कि भाई जो मृतक आश्रित जो व्यवस्था है, हालांकि सरकारी नौकरी में तो ये व्यवस्था खत्म हो गई है, लेकिन इनकी पार्टियों में है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का मौत हो जाती है उसके परिवार की नौकरी की व्यवस्था खत्म कर दी है। लेकिन इन राजनीतिक दलों में है, और जो ये वही लोग हैं जो परिवारवाद को लेकर आपको बहुत बड़े बड़े भाषण देते हुए दिखाई देते हैं। तो निश्चित रूप से जो अभी तक टिकट को लेकर मारा मारी है वो दोनों तरफ से बराबर है।
आप कह रहे हैं मृतक आश्रित वाला मामला जो है, तो क्या ऐश्वर्या रावत जो है वो स्वाभाविक दावेदार नहीं मान रहे हैं आप अभी? उस लड़की का मैंने वीडियो देखा, किसी बयान दे रही थी, उन्होंने खुद कहा मैं दावेदार हूं और ये मेरा जो हक बनता है, उन्होंने ये बात भी कही। उन्होंने कहा कि अच्छा। मेरी माँ ने जो है मरने से पहले अपने तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, संगठन के लोग हैं, उनसे बात करी। कई सारों को जब उनका स्वास्थ्य बोला खराब था तो व्हाट्सएप उनको मैसेज भी किया और ये भी कहा कि मेरे बाद जो है ये जो विकास की बैठक है मेरी बेटी को दिए जाए। ये उनका ऑफिशियल बयान है और तमाम तरह की जो बातें हैं ये है। वो दावेदार होंगे निश्चित रूप से भाई। जब आप इस पार्टी में रहकर जो है जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व मिनिस्टर, जब सब उनकी कुटुंबदारी यहाँ लगी हुई टिकट पाने पे, कोई विधायक बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है। आज साकेत भगोड़ा और सौरभ भगोड़ा आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आज रितु खंडूड़िया आपके सामने है, मनीष खंडूड़िया आपके सामने है, इधर हरीश रावत का बेटा आपके सामने, हरीश रावत की बेटी विधायक बन गई है, सब आपके सामने, ये सब है। लेकिन वो असल बात वही, फिर जब आप परिवारवाद को लेकर बहुत बड़ी बातें करते हैं तो आपको ये स्पष्ट जरूर करना चाहिए कि उस वक्त आपका वो जो चाल चरित्र और चेहरे का जो बहुत फेमस स्लोगन है, क्या आप उसी को कुचलने का काम करते हैं? ये महत्वपूर्ण बात। अगर ऐसा होता है कि आप जैसा आप कह रहे हैं मृतक आश्रित वाला मामला, अगर शैला रानी की बेटी ही दावेदार होती हैं, अगर अगर जो अपना जो पूर्व सीएम हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, उसके लिए माहौल बना रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, मतलब कोशिश जी अगर माहौल बना रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है धामी साहब उस प्रेशर में होंगे कि उसका नाम आगे बढ़ाएं। अगर शैला रानी की बेटी टिकट पाती हैं तो फिर जो आशा नौटियाल हैं, चंडी प्रसाद भट्ट भी शायद एक दावेदार माने जा रहे हैं, अजेंद्र अजय हैं, दिनेश सुनियाल हैं, कुलदीप रावत हैं, बड़े नाम हैं। तो क्या ये सब चीजें पचा पाएंगे या बीजेपी एक अनुशासन का डंडा चलाती है फिर बाद में और सब ठीक हो जाएगा? क्या ये भीतरघात की कुछ आशंका उसके बाद पैदा हो सकती है इस तरह बीजेपी के भीतर? दरअसल विषय ये है कि ये जो लोग ज्वाइन हुए हैं, ये सारे के सारे लोग अच्छे दिनों की आस में बीजेपी में ज्वाइन हुए और ऑलमोस्ट ये सारे हाँ। वही लोग हैं जो शैला रानी रावत के जीवित रहते ही मेरे को लगता है कि सब जो है ज्वाइन कर गए थे। इनको लगता था कि जो अच्छे दिन वहीं आ सकते हैं और अच्छे दिनों के पीछे ये भी था कि ये बताया जाता कि ये जितने लोग ज्वाइन करें, चाहे वो कुलदीप रावत हों, वो देवेश नौटियाल हो, सुमंत हो, जितने भी लोग आए, इन लोगों के जो अपने व्यावसायिक हित है वो प्रभावित हो रहे थे। जिस प्रकार से आपने दिनेश धनेजय के नाम सुने, दिनेश अग्रवाल के नाम सुने, आपने जो है विजय पाल सजवाड़ का नाम सुना, तो इन लोगों को मालूम है बहुत कुछ होना नहीं है। उस पार्टी में, जिस पार्टी में अभी कुछ दिन पहले आए राजू भंडारी को टिकट दे दिया और अब वो कहने लगे जगह जगह पर कि भाई इसलिए हारे कि लोगों ने उनको बर्दाश्त नहीं किया कि आप दूसरी पार्टी से लेकर आए। अब इन सब लोगों को मालूम है कि इनको चुप ही रहना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई चुनाव लड़ता हुआ, आपको अगर 1% हम यह माने कि ऐश्वर्या रावत का टिकट होता है और अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, इनमें से अगर कुलदीप रावत बगावत करके चुनाव लड़ते हैं, सुमन तिवारी, देवेश, कोई भी चुनाव लड़ते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो चुनाव उनको भारतीय जनता पार्टी लड़वा रही होगी। फिर ये मत सोचना कि वो जो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा कि वो किस प्रकार से सामने जो कांग्रेस के वोट हैं उनको जो है किस प्रकार तोड़ना है और वो किस प्रकार कांग्रेस के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिर्फ उस एंगल पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अदरवाइज जो स्थितियां हैं, जिस प्रकार का माहौल है, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जो है इस दौर में, जब उनको मालूम है कि आधे से ज्यादा कार्यकाल निपट चुका है, तो इस दौर में, और वो चूंकि अपने व्यवसायिक हितों के लिए ये लोग वहां आए, इनका वहां कोई समाज सेवा से, भाजपा के सेवा करने से, भाजपा का पन्ना प्रमुख बनने से, भाजपा के डंडे झंडे बोगने से इनका कोई दूर दूर तक कोई मतलब जो है विषय ही नहीं है। ये निश्चित रूप से अपना जो इनके जो अपने काम है उन कामों को लेकर आएंगे और जो लड़ेगा भी कोई, तो मैंने आपको बताया कि वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कहने पर भी जो है या उनकी सहमति से या भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए लड़ेगा। अच्छा, तो ये तो बीजेपी के भीतर की बात हुई, जो कैंडिडेट की जो दावेदारी है जो उसको लेके हुई। बीजेपी की तैयारी वैसे बहुत ज्यादा है केदारनाथ को लेके, जैसा आपने बताया भी। और दूसरा जो माहौल एक बनाना, जो केदार घाटी में अभी हमने हाल में देखा कि बहुत चीजें बहुत हैपनिंग हुई हैं, जैसे वो बोर्ड लगाए गए, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित वाले बोर्ड लगाए गए, और अभी घाट में जो हुआ वो आपने देखा है किस तरह से टारगेट किया गया है एक समुदाय को। तो बीजेपी की मतलब एक तैयारी तो भीतर जैसे भी होगी, बाहर पूरी तैयारी है। तो क्या ये बीजेपी के लिए जो घटनाएं हुई हैं ये मददगार होंगी? आप गौचर में देखा, अभी हमने घाट में आपने देखा ही है,
तो क्या ये घटनाएं जो हैं बीजेपी के लिए मददगार होंगी केदारनाथ चुनाव जीतने के लिए? ये सारी घटनाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं या कोई हम्म, प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है? अभी महेंद्र भट्ट का बयान आया कि जो बाहर से दूसरे समुदाय के लोग आए हैं, वो कुछ माहौल खराब करने की बात कर। महेंद्र भट्ट का बयान आपने कुछ समय पहले ये भी सुना होगा, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था। उन्होंने कहा अब तो मैं हम्म, जब दाढ़ी बनवाने जाता हूँ, बाल कटवाने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कौन से धर्म के लोग हैं और मुझे बड़ा डर लगता है जब तक मैं घर नहीं पहुंचता हूँ। ये उनके अपने अपना ऑफिशियल बयान है, उन्होंने जो कहा है। तो ये जो घटनाएं हम्म, हो रही है, ये डेमोग्राफी वाली, थूक वाली, फलाने वाली, जो सब कहा जा रहा है, इन सब से तात्कालिक रूप से तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन इसके जो रेफरकेशंस है वो समाज के लिए बेहद घातक होंगे, इनकी पार्टी के लिए बेहद घातक होंगे, दूसरी और सभी के लिए खराब होंगे। हो सकता है कि तात्कालिक रूप से आप माहौल बनाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको लगता है पूरे देश में उसी प्रकार की बातें चल रही हैं और जो तमाम बड़े बड़े जो जुलूस और प्रदर्शन जो सब वातावरण है, ये अपने आप में मेरा मानना है, ये जो प्रशासनिक फेल्योर मैं इसको मानता हूँ। अगर किसी प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इस प्रकार की नारेबाजी हो रही है, ये सब हो रहा है, अगर किसी के भीतर कानून का डर नहीं बचा हुआ, इसका मतलब कानून का डर तो आपके अंदर नहीं है। आप किसी की चाय में थूक रहे हैं, किसी के खाने में थूक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, जितनी प्रकार की लव जिहाद, लैंड जिहाद की, डेमोग्राफी की जो भी बातें आ रही है, आदि तो मुझे इसलिए प्रायोजित लगती है मनु भाई, क्योंकि 2011 के बाद से अभी तक तो सेंसस हुआ नहीं, मतगणना जनगणना हुई हाँ नहीं। जनगणना। तो जब जनगणना नहीं हुई तो ये कौन से आंकड़े इनके पास हैं कि किस धर्म के लोग कहाँ बढ़ गए, कौन सी जाति के कहाँ बढ़ गए, कौन थूकने वाले बढ़ गए, कौन जो है वहां पर नहाने वाले बढ़ गए, किस प्रकार के आंकड़े हैं? तो इसलिए ये प्रायोजित लगता है कि जब आपके पास ऑफिशियल आंकड़े नहीं है तो आप डेमोग्राफी चेंज की बात कहां से कर रहे हैं? तो हो सकता है कि तात्कालिक रूप से आपको कुछ फायदा हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से मंगलौर में इतनी ताकत झोंकने के बावजूद, इतना पैसा झोंकने के बावजूद और बद्रीनाथ में इतनी सारी बातें कहने के बाद, इतनी घोषणाएं, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, उनके पन्ना प्रमुख 5 चुनाव में लगे हुए हैं, राजू भंडारी की टीम लगी हुई, पैसा बहा दिया गया पानी की तरह, उसके बावजूद वहां की जनता ने नकार दिया। अगर आप जन भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि केदारनाथ में जब यात्रा ही चल रही थी, उस यात्रा के चलने के दौरान इस प्रकार का बयान आया कि भाई रामनगर से यात्रा चलाई जा सकती है, आपने बीच उसमें ये बातें कह दी और उसके बाद बड़ा दुष्परिणाम उसका देखने को मिला। आपने जो है अखबार में हमने खबर पढ़ी है कि 22-23 लाख लोग जो है नीम करोली आश्रम पहुंच गए। ये भी खबरें आई कि ऋषिकेश में जो है रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो है लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। वहां के जो दुकानदार थे जिन्होंने लीज पे होटल लिया था, रेस्टोरेंट ढाबे लिए हुए थे, वो इंतजार करते रह गए और तीर्थ यात्री वहां नहीं पहुंचा। एक बड़ी संख्या में कितना बड़ा स्पैन बीच में छूट गया कि उसको बोल दिया गाड़ी वालों की आप अगले 50 किलोमीटर तक कहीं गाड़ी नहीं रोकेंगे। तो अब वो नहीं रोकेगा तो जिस व्यक्ति ने बीच में होटल बुक कर रखा, जिसने वहां ठहरना था, उसका तो बट्टा बैठा दिया आपने। वो जो एक माहौल खराब हुआ है, वो जिस कारण भी हुआ है, किसी अधिकारी के कारण हुआ है, किसी टेम्पल कमेटी के कारण हुआ है, किसी एसडीएम के डीएम किसी कारण हुआ है, निश्चित रूप से उसका नुकसान है और उससे जो हमारा जो ये देवभूमि है, वहां एक गलत मैसेज भी गया है। और जिस जिस विषय को लेकर कभी बहुत कम चर्चाएं होती थी कि भाई इस प्रदेश में 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है, इस प्रकार की बातें बहुत पहले से चलती थी। आपको ध्यान होगा कि गैरसैंण कमिश्नरी के नाम पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई। जब यह हुआ कि अल्मोड़ा को उन्होंने जो है चमोली से जोड़ने का बात किया, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारी जो अल्मोड़ा की संस्कृति वो यहाँ से मैच नहीं करती है। तो जब आपकी संस्कृति वहां इतनी नजदीक मैच नहीं कर रही, तो 4 धाम यात्रा में जो चीजें घटित हुई, यात्रा जिस प्रकार से बाधित हुई, जो वहां के जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वाले जो लोग थे, जो पंडे पुरोहित थे, जो हमारा छाता बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, जो टेंट लगाने वाला, जितने भी लोग थे जिन्होंने स्वरोजगार करके अपने कुछ ना कुछ इंतजाम करा हुआ है, और उनकी तो पूरा जो घर ही उससे चलता है। लोगों की रोटी पेटी के जो रिश्ते उसी से जुड़े हुए हैं। आदमी इंतजार करता है कि यार मैं राशन खरीद लेता हूँ अपनी बेटी की शादी का, और जब यात्रा चलेगी मेरा रोजगार चलेगा तो दिया जाएगा। ये फैक्ट है। तो इंसान इंतजार करता है कि भाई अपने बेटे की फीस वो अगले साल इसलिए भर पाएगा, यात्रा चलेगी तो मैं मेरा बेटा भी जो है वो एमबीए कर लेगा, कोई ग्रेजुएशन कर लेगा। अब अगर उसकी यात्रा ही नहीं चलेगी, उसका रोजगार आपने जो है आपके प्रशासनिक फेलियर से खराब हुआ है, तो वो सवाल अभी वहां है। केदारनाथ की जो दिल्ली ब्रांच, आप तो वही दिल्ली में है, आप अभी वो बोर्ड हटा नहीं हटा, भगवान जाने। एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग वहां लगा था कि लिखा था कि केदारनाथ धाम बुराड़ी ब्रांच, इतनी दूर पर एरो वहां बना रखा था। अब वो बोर्ड भी वो हटा बन नहीं रहा है, वो लोग क्या करें? नहीं, वो बन रहा है, चारों धाम बन रहे हैं, सिर्फ केदारनाथ नहीं बन रहा, चारों धाम बन रहे हैं।
ताकि यहीं जो है धंधा चलाया जाए, यहीं चमकाया जाए, वो सब हो रहा है अभी भी। वो बोर्ड भी वहां लगा हुआ है। वो सब ये तो चीजें। बड़ी गंभीर बात आपने बता दी। और अब अगर इस बीच में कोई वहां जाके वहां अगर फोटोग्राफी करके ले आएगा कि भैया इतनी छिछालेदार हो गया, आपने दिल्ली ब्रांच खोल दी, वहां पर जो है दूसरा ये भी उन पे आरोप लगे कि आप केदारनाथ जी से कोई सिला वहां लेकर चले गए। और ये एक और बड़ी बात होगा, अगर आपने कभी अपने चैनलों में भी देखा होगा, जब मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू होता होगा, तो पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा शानदार वो मैं उनकी वो पढ़ता हूँ कई बार। वो कहते हैं कि हम जिसका जो है भूमि पूजन करते हैं उसका जो है हम लोकार्पण भी करते हैं। ये पहला घटनाक्रम उनके जीवन में हुआ। वो भूमि पूजन करने उनको दिल्ली ले जाया गया और उसके बाद बाकायदा यहाँ जो है बोलना पड़ा कि साहब हमने सब कैंसिल कर दिया। अगर अभी भी वहाँ 4 धाम बन रहे हैं और केदारनाथ की ब्रांच वहाँ खुल रही है, तो निश्चित रूप से ये तो अपने आप में बड़ी समस्या है। बिल्कुल ये इतना मतलब यहाँ पर इतना सब शोर शराबा होने के बाद कभी उन्होंने जो है QR कोड एक जारी करवाया हुआ जो ट्रस्ट था, फिर उन्होंने ऑफिशियल घोषणा करी कि भाई हम नहीं बना रहे हैं। तो आपने बातचीत की शुरुआत में कहा था जो सोने के पीतल में बदल जाने वाली बात आई थी, इस घटना को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। खुद शंकराचार्य जी ने भी जो है इस पे सवाल उठाए थे, और मैंने देखा कि आपने भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे कुछ लिखा था, तो आप पर मुकदमा हो गया था। क्या वो मसला अभी भी इस चुनाव में प्रभावित करने की स्थिति में है, या उसको बहुत ज्यादा इतना बड़ा मसला नहीं है? हाँ, दरअसल वो मसला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लाया, वो टेम्पल कमेटी के लोग उस मसले को ले गए। उनके जो बयान आए, जो बातें उन्होंने कही, लगातार बोलते रहे कि यहाँ पे जो चांदी की जो परत है उसको हटा रहे हैं हम लोग, और उस चांदी की परत को हटाने के बाद वहां 230 किलो सोना लगना है, ये बात कही गई। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अंदर जो है हम जो है तांबे की परत लगाएंगे और बाहर से उसमें पॉलिश करेंगे। ये पॉलिश की बात कभी नहीं है। हुआ क्या, जब दूसरी बार यात्रा शुरू हुई तो वहां के एक पंडित जी वहां अंदर गए मंदिर के भीतर, तो उन्होंने देखा कि वो सारा जो सोना कहा गया तो सारा पिघल कर निकल गया। उन्होंने वहीं के अंदर जाके वीडियोग्राफी की और उन्होंने वो वीडियो भी बनाई जब वो पॉलिश की जा रही थी। अब अगर केदारनाथ जी मंदिर के भीतर आपने कहा कि हमने सोना लगा दिया, और आप पॉलिश किस चीज पे कर रहे थे? वो पॉलिश करने का वीडियो बाहर आया। मंदिर के बाहर जो वो पुजारी थे, उन्होंने जो है वहां पर पूरे देश दुनिया के लोगों को बताया कि सोना घोटाला हो गया। और वो इसलिए कि मैंने खुद कहा कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने वो खबर पढ़ी हुई है, तमाम हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ी है, देश के पायनियर मतलब बड़े बड़े अखबारों में लिखा हुआ कि 230 किलो सोना वहां लग गया है। वहां बाकायदा सेना की एक टुकड़ी लगा दी गई है बड़ी संख्या में। वहां जो है 20-50 सैनिक हमेशा वहां रखे हुए हैं उस सोने की चौकीदारी के लिए। और अजेंद्र अजय ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि यहाँ सोना लग गया, सोने की सुरक्षा के लिए सुरक्षा लगानी जरूरी है। तो जब आपने सब कुछ आपने किया हुआ है, तो ये तो नहीं कहा कि सोने की पॉलिश वहां हमने कर रखी है और उसकी चौकीदारी आप करवाओ। मतलब लाखों करोड़ों रुपए की आपने सुरक्षा कर्मी हमारे वहां तैनात किए हैं और अंदर लगा रखा आपने पीतल। तो ये सोना और पीतल का जो विषय है, ये कोई जनता का व्यक्ति नहीं लेकर आए, ये इन्होंने खुद कहा। और जब जब अखबारों में छपा तो इनके बगल में बयान छपे, इन्होंने कहा अब तो स्वर्ण मंडित हो गया है, सारे देश के टीवी चैनलों को वाला करा है, वहां उसके बाहर केदारनाथ के बाहर बैठकर बड़े बड़े शो करवाए गए। और ये सब करने के बाद अब जब मसला फंसा, तो अब कह रहे साहब नहीं, वो तो 23 किलो है और हम पे जो झूठा मुकदमा लगवाया, ऐसे झूठे मुकदमों से तो हम डरने वाले नहीं है। और हम सौभाग्यशाली है, हम इस देवभूमि के रहने वाले हैं और बाबा केदारनाथ की सेवा के लिए और उसके जो प्रतिष्ठा को रक्षा के लिए ऐसे 100 मुकदमे हो जाए, हम तो अपनी जान गंवाने को तैयार है इसके लिए। हम ऐसे सामान्य लोग नहीं है कि किसी के पीछे विज्ञप्ति छाप पत्रकारिता कर रहे हो या कहीं विज्ञापनों के कागज लेकर इनके पीछे जाए कि नहीं साहब आप दोगे तो तब जाके हम जिंदा रहेंगे। इस प्रदेश की अस्मिता को हमने, मन्नू भाई, उसका उस समय तो स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, उस समय लाठियां खा रही है उत्तराखंड आंदोलन में। ये दूसरी बात है कि हम कभी प्रमाण पत्र बनाने नहीं गए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रदेश में, वो किसी राजनीतिक दल का हो, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, गुंडा हो, डकैत हो, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिसको लेकर वो हमें मौन करा दे। हम इस प्रदेश के मुद्दों को लेकर मौन नहीं रह सकते। ये एक नहीं 100 मुकदमे कराए, जितने झूठे मुकदमे करवाए, और इनके सारे मुकदमों का जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। तो गजेंद्र भाई, आखिरी सवाल मैं आता हूं उस पे। उत्तराखंड में इस साल जो है ये तीसरा चुनाव है। पहले लोकसभा, फिर जुलाई में 2 विधानसभा उपचुनाव हुए। तीसरा केदारनाथ का उपचुनाव जो है, यानी इम्तिहान की घड़ी फिर से आ गई है। अगर अभी मैं कहूं इस मोड़ पे, तो केदारनाथ चुनाव कहां खड़ा नजर आता है आपको आज की देखिए, तारीख में? अभी प्रत्याशी आप आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े आज जो है पुष्कर सिंह धामी ने
ये इनके इन प्रकार ने अपने पक्ष में खड़े किए। और उसके लिए मैंने आपको बाकायदा फैक्ट बताए हैं कि जो 71% वोट जिन लोगों को गया वो सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ आपके पास फिर वो सारे लोग हैं जिन्होंने इतना वोट अभी जो 2022 में पाया, एक और आपके पास वो कांग्रेस के लोग हैं जिनके पास 20% वोट है। ये तो स्पष्ट है। लेकिन उस सारे के बीच में एक और बड़ी बात यह है कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव भी भाजपा इस प्रदेश में जीती है, लगातार 2 विधानसभा चुनाव बैक टू बैक जीती है। उसके बीच में एक जो बड़ा फैक्ट निकल कर आता है उस सीट पर जो जो उनके लिए चुनौती है पुष्कर सिंह धामी के लिए, मैं मानता हूं ये भाजपा के कोई व्यक्ति कैंडिडेट हारेगा, लड़ेगा, जीतेगा, यह विषय नहीं है। ये चुनाव निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी की पद और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी के लिए जो सिर्फ और एकमात्र चुनौती मैं देखता हूं वहां पर, वो नाम है गणेश गोदियाल। पुष्कर सिंह धामी को अगर उस सीट को जीतना है तो निश्चित रूप से उनको गणेश गोदियाल की उस रणनीति से पार पाना होगा जिस रणनीति का आज गोदियाल ने जो है बद्रीनाथ में इस्तेमाल किया। हमने उनके बयान देखे थे, उनके वीडियोस थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हार हुई मैं उसको भुला दूंगा अगर तुमने जो है लखपत को जिता दिया। बात लोगों के मन में चली गई। लोगों ने कहा ये व्यक्ति जो चुनाव हारने के बावजूद दिन रात उन्हीं के बीच में घूम रहा है, उनके सुख दुख में खड़ा है, उनके मरने बचने में जा रहा है, उनके साथ कोई घटना हो रही है तो आपको हर दिन दिखाई दे रहा होगा वो व्यक्ति। तो उन लोगों को के मन में वो गणेश गोदियाल का फैक्टर गया और गोदियाल ने वहां पर जिस प्रकार से प्रेजेंट किया बातों को, उन्होंने कहा कि चुनाव के बीच में ही जो है मेरे पास जो है इनकम टैक्स के नोटिस आए, एक तरफा मेरे खिलाफ फैसले कर लिए गए, तमाम जो जांच एजेंसियां मेरे घर पे पहुंच गई। उसके बावजूद वो जो जनमानस को जोड़ने का काम गणेश गोदियाल ने अपनी भाषा शैली से उनके भीतर जो जोड़ने की जो हम देखते हैं कि राजनीतिक कला है उससे निश्चित रूप से अगर ये पार नहीं पा सके जो पुष्कर धामी और उनकी टीम, तो जो कांग्रेस की आपसी जो सिर्फ डबल भी होगी। क्योंकि मैंने देखा गोदियाल एक जिद्दी प्रवृत्ति के भी व्यक्ति मैंने देखा है। उनको जब कुछ समय पहले ये कहा गया था कि भाई आप बद्रीनाथ में चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, हमारा कोई कार्यकर्ता लड़ेगा। इस समय भी हमने सुना है कि जब उनसे ये कहा गया कि आप केदारनाथ लड़िए, आप वहां लोकप्रिय हैं, आप लोगों के बीच में रहे हैं, आप टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष रहे तो आपको लड़ना, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं लड़ूंगा, मेरा कार्यकर्ता लड़ेगा। इस प्रकार के जो लोग समाज में अगर कभी दिखते हैं इस दौर में भी, तो निश्चित रूप से ये लोग कई बार जो है बड़ी सत्ताओं के लिए और ताकतवर लोगों के लिए भी चुनौती बन जाते हैं। आंकड़े भले ही आज की तारीख में जब तक भी नॉमिनेशन नहीं हुआ है और कैंडिडेट्स के नाम भी सामने नहीं है, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पास है। लेकिन जो आने वाला वक्त है, आने वाले वक्त में अगर गणेश गोदियाल के हाथ में इस प्रकार की कोई फ्री हैंड उनको दिया गया अपनी पार्टी की ओर से कि कैंडिडेट को चयन करने से लेकर तमाम विषयों को लेकर, वो सिर्फ डबल अगर आपको नहीं दिखाई दी कि भाई हरक सिंह का कैंप अलग है, प्रीतम सिंह कुछ और बोल रहे हैं, यशपाल आर्य कुछ और बोले, करण मारा कुछ और, अगर वो सब नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। तो गजेंद्र भाई, आपने केदारनाथ सीट के उपचुनाव के बहाने उत्तराखंड की राजनीति का जो पूरा गुणा गणित समझा दिया, और चुनाव जैसे जैसे आकार लेता रहेगा आपके साथ बीच बीच में बात करते रहेंगे। और इतना समय आपने निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र रावत जी देहरादून से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।